नमस्कार बच्चों। एमए फाइनल के 10वें पेपर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य। यह एक रोचक लेकिन मार्मिक कहानी है जो अपने चरम पर पहुंचकर हमारे हृदय को छूती है। स्वगत कथन शैली में प्रारंभ यह कहानी नैनीताल की संध्या के रूमानी चित्रण से शुरू होती है। जहां लेखक बैठा है वहां पीछे पोलो मैदान है तथा सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह अर्थात क्लब है जो उस स्थल को संपन्नता और शक्ति दोनों से जोड़ते हैं। नैनी नामक उस प्रसिद्ध ताल में डोंगियों में अंग्रेज यात्री विचरण कर रहे हैं। पोलो लॉन में इन सब से परे बच्चे किलकारियां मारते हुए खेल रहे हैं। वे खेलते हुए केवल बालक और केवल वर्तमान का प्रतीक हैं। सड़क पर लोग आ जा रहे हैं जिनमें अंग्रेज स्त्री पुरुष, भारतीय स्त्री पुरुष, बच्चे सभी हैं। ऐसा लगता है मानो मनुष्य के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता हुआ निकला चला जा रहा हो। कहानी के इस पहले हिस्से में जैनेंद्र जी दृष्टा की तरह उस स्थान का चित्रण करते हैं, दार्शनिक की तरह चिंतन मनन करते हैं तथा साथ ही भारत देश पर शासन करने वाले अंग्रेजों के अहंकारपूर्ण व्यवहार का चित्रण करते हैं। और यहीं पर वे भारतीय और विदेशी नारियों और पुरुषों के व्यवहार की तुलना करते हैं। अंग्रेज स्त्रियां वहां उन्मुक्त भाव से दर्प, फुर्तीलेपन और खुलेपन से विचरण कर रही हैं। वहीं कुचले गए स्वाभिमान से युक्त गरीब पहाड़ी घोड़े वाले हैं सहम कर पिता की अंगुली पकड़कर चलते हुए बालक दिखाई पड़ रहे हैं। और सड़क किनारे बच बच कर चलने वाली, साड़ियों में लिपट कर धरती में आंखें गड़ाए चलने वाली आदर्श भारतीय नारियां भी चली जा रही हैं। यहीं पर जैनेंद्र जी उन भारतीयों पर भी व्यंग करते हैं जो अंग्रेजों के पिछलग्गू हैं, जो शिक्षित तो हो गए लेकिन अपने ही देशवासियों को देखकर दंभ से मुंह फेर लेते हैं। इस प्रकार से कहानी का पहला अंश जो है उसमें एक वातावरण सृष्टि की गई है। कहानी का दूसरे अंश में भी जैनेंद्र जी शीत ऋतु का वर्णन करते हैं और बर्फीली ठंडी रात है। चारों ओर सन्नाटा फैल गया है। घना कोहरा चारों ओर छा गया। कोहरे की भयावहता का चित्रण लेखक आने वाली किसी अशुभ घटना के संकेत की तरह करते हैं। उन्होंने लिखा है, रात 11 बजे का घंटा बजा तो लगा जैसे आवाज कहीं दूर कब्र में से आ रही हो। कहानी के तीसरे अंश में चारों में से 2 मित्र होटल के लिए निकल गए तथा वह लेखक तथा एक मित्र उस बर्फीली ठंड में वहीं बैठे रह गए। रात का 1 बज गया। अचानक उन्होंने एक लड़के को, जिसने इतनी सर्दी में भी केवल कमीज पहन रखी थी और नंगे पैर था, दीन दुनिया से बेखबर अपने आप में डूबे चले जाते हुए देखा। लेखक के मित्र ने आवाज देकर बुलाया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के इन छोटे छोटे संवादों से ही बालक के परिवार, उसकी परिस्थिति, गांव, अंग्रेजों की अधीनता में भूखमरी और गरीबी झेलते हुए भारत देश तक की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। कुल मिलाकर यह ज्ञात हुआ कि गरीबी और भूख के मारे 2 बच्चे गांव से भाग आए, जिनमें से एक को किसी साहब ने मारा और वह मर गया। दूसरा यह बच्चा जो होटल पर दिन भर काम करके जूठा खाना खाता था और 1 रुपया पाता था, आज उसके पास वह भी नहीं था क्योंकि उसे होटल से हटा दिया गया था। न इस ओस टपकाती रात में उसके रहने का कोई ठिकाना था। मित्र उसे काम दिलाने की इच्छा से वकील मित्र के पास ले गए, लेकिन बच्चे पर अविश्वास करके वकील ने उसे रखने से मना कर दिया और अपने 4 रुपए रोज की मसहरी वाले कमरे में सोने चले गए। कहानी का चौथा भाग बहुत मार्मिक भाग है। इसमें वकील द्वारा बालक को काम पर न रखने की बात सुनकर लेखक और उनके मित्र दोनों ने उसे कुछ देना चाहा, खाने के लिए देना चाहा, लेकिन दोनों के ही जेब में छुट्टे पैसे नहीं थे बल्कि रुपए थे। बालक के दांत कटकटा रहे थे। उसे केवल भोजन की ही नहीं, आश्रय की भी तलाश थी।
यहाँ लेखक ने इन सफ़ेद पोश कहलाकर झूठी दया दिखलाने वालों की वास्तविकता बताई है। दोनों ने आखिर उसे न रुपया दिया और न किसी स्थान की व्यवस्था की, और यह मानकर तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, उसे अगले दिन सुबह अपने होटल बुलाकर विदा कर दिया। इस स्थिति में भी बच्चा इस विश्वास से युक्त है कि शायद ये उसे कुछ काम देंगे और वह जिंदा रह पाएगा। उसने पूछा, कुछ काम देंगे हुजूर? तो जाऊं? और उन्होंने यह करके हाँ, हम कुछ काम दिला सकेंगे, उसे भेज दिया। जैनेंद्र जी मानव मनोविज्ञान को बखूबी समझते हैं और उसका चित्रण भी करते हैं। बालक को सहारा न देने की ग्लानि दोनों मित्रों को हो रही है। मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं, उन्होंने कहना चाहा। तभी लेखक ने फिर एक छिछली फिलॉसफी सुनाई, यह संसार है यार, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर और किसी की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई, और वे निश्चिंत होकर के सो गए। अगले दिन वे प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं और वे गाड़ी में बैठना ही चाहते हैं कि इतने में उन्हें एक समाचार मिलता है। पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। ये हिस्सा बड़ा मार्मिक है और इस हिस्से पर लेखक ने बड़ी व्यंग्यपूर्ण बात लिखी है कि मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सबने सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। अब यहाँ लेखक ने कहानी का अंत कर दिया है और अपना अपना भाग्य कहकर जिन्होंने उसे अपने भाग्य के सहारे छोड़ दिया और अपने हृदय की निष्ठुरता का, स्वार्थ का, चतुराई का परिचय दिया, उन मध्यम वर्गीय भारतीयों पर बहुत गहरा उन्होंने व्यंग्य किया है। इस कहानी में वातावरण चित्रण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जैनेंद्र जी की कहानियाँ सामान्यतया कभी किसी घटना पर केंद्रित होती हैं, कभी किसी मनोभाव पर केंद्रित होती हैं, लेकिन यहाँ कहानी का जो मूल भाव है, जो मर्म है, वह उस वातावरण के विरोधाभास में ही उभर करके सामने आता है। क्योंकि एक ओर वे जहाँ जिस स्थान पर वे हैं, उस स्थान की संपन्नता का वर्णन कर रहे हैं। वहाँ होटलों में लोग रह रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, पोलो खेल रहे हैं और कई संपन्न लोग हैं, और उन लोगों की उपस्थिति में एक बालक, जिसे रात में, ठिठुरती रात में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, वह बालक भूख और ठंड से ठिठुर करके मर गया। तो इस प्रकार से यह हम भारतीयों की हृदयहीनता पर बहुत बड़ा व्यंग उन्होंने किया है। पूरी की पूरी कथा वस्तु इस वातावरण चित्रण और उसके विरोधाभास में अंत में उन्होंने जो बालक के मृत्यु का चित्रण किया है, उसमें लिखी गई है। कहानी की भाषा बहुत बेहतर भाषा है। जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा जैनेंद्र जी एक सुलझी हुई भाषा का, परिष्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और इस कहानी में जगह जगह उनकी भाषा में चाक्षुष बिंब उभर करके आए हैं। एक दृश्य देखिए आप इसका। तल्ली ताल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी, और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह तल उन प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पुंजीभूत करके व्यस्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर रोशनियां तारों सी जान पड़ती थीं, और इस प्रकार से उन्होंने कहानी में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह चाक्षुष बिंब खड़े किए हैं। उनकी भाषा में एक स्पष्टता है, प्रांजलता है,
और साथ ही साथ भाव के अनुकूल प्रवाह है। इस कहानी में बहुत कम संवाद आए हैं, लेकिन जो भी संवाद आ रहे हैं वे बहुत कुछ कहने में समर्थ हैं। जैसे मित्र जब उस बालक से उसके बारे में पूछताछ करता है तो कहानी में बहुत छोटे छोटे से संवाद आए हैं। मित्र ने पूछा, कल कहाँ सोया था? बालक कहता है, दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया गया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों से। बालक ने फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन ने। सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी। सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा, मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। इस प्रकार बच्चों बहुत छोटे छोटे से संवाद हैं, लेकिन ये संवाद हमारे सामने उस बालक की सारी आर्थिक परेशानियां खड़ी सामने उपस्थित कर देते हैं। उस समय के भारत की जो स्थिति थी, गरीबी थी, वह उपस्थित कर देते हैं। और उसके प्रति जो हृदयहीन व्यवहार हुआ, अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया गया, वह भी इसमें व्यक्त हो जाता है। चरित्र चित्रण के नाम पर बच्चों देखा जाए तो यहाँ जो मध्यम वर्गीय लेखक और उनके 3 मित्र हैं, उनकी हृदयहीनता, उनकी चतुराई, उनके स्वार्थ का पता चलता है। दूसरी ओर यह बालक है जो भूख से लड़ कर के जीवित रहने की आशा में उस ठंडी रात में भी, जब उसे खुद पता नहीं था कि वह अगली सुबह जीवित भी रहेगा या नहीं, उसमें भी वह इस उम्मीद से भरा हुआ है कि शायद कल मुझे कोई काम मिल जाएगा। शीर्षक की दृष्टि से देखा जाए बच्चों तो इस कहानी का शीर्षक है अपना अपना भाग्य, लेकिन वस्तुतः अपना अपना भाग्य कहकर लेखक ने ऐसा बोलकर छुट्टी पा जाने वाले लोगों पर व्यंग किया है। और कुल मिलाकर यह एक बहुत मार्मिक कहानी है जो अपने कथ्य में, अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल हुई है।